Hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our social science class, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ पढ़ा, उसके बारे में जाना कि यूनाइटेड नेशन आखिर कैसे बना, कैसे क्या क्या लड़ाइयाँ हुई, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और फिर एक संगठन बना, एक कमेटी बनी जिसको यूनाइटेड नेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, जो क्या काम करती है, वर्ल्ड वॉर को रोकती है. कोई भी कंट्रीज के बीच में जब वॉर होती है तो उसको रोकने का काम करती है, और भी बहुत सारे काम हैं. आज हम लोग अपने इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या क्या काम आखिर यूनाइटेड नेशन करता है. ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से अपने वीडियो पर नज़र बनाए रखो, कंसंट्रेट रहो, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो सके. यह है अपना चैप्टर 15, द वे द यूनाइटेड नेशन वर्क्स. मतलब आखिर कैसे यूनाइटेड नेशन वर्क करता है. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उस चीज़ को अगर देखा जाए, यहाँ पे हमने ब्लैक बैकग्राउंड रखा है, थोड़ा सा चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं जब ब्लैक बैकग्राउंड रहता है. ठीक है, और व्हाइट से लिखेंगे हम लोग. तो यहाँ पर व्हाट वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है. तो मेन टॉपिक हमारे 3 हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन, दूसरा एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और तीसरा है अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. कि आखिर स्ट्रक्चर क्या है यूनाइटेड नेशन का, हमारा किन किन चीज से मिल करके यूनाइटेड नेशन बना होता है. पहला टॉपिक हमें यह देखना है जिसमें मेनली 6 टॉपिक्स हैं. द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द सेक्रेटेरिएट, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसको इकोसोक कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फिर है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और 6th है जो इसका लास्ट स्ट्रक्चर है यूएन का हमारे, वो है द ट्रस्टीशिप काउंसिल. इसके बाद एजेंसीज में 3 टाइप्स ऑफ एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन की. यूनिसेफ इसका फुल फॉर्म है, हम लोग देखेंगे आगे जब इसको पढ़ेंगे. यूनेस्को, और लास्ट में है WHO. इसके बाद इस चैप्टर जब खत्म होता रहेगा, लास्ट टॉपिक रहेगा अचीवमेंट्स ऑफ द यूएन. आखिर यूनाइटेड नेशन जो अपने वर्क्स परफॉर्म करने का संकल्प लिया था कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, उसमें से कितना यूनाइटेड नेशन अचीव कर पाया, कितना गोल उसने अचीव कर पाया, कितने उसके रिजल्ट आए, ये लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का रहेगा. तो 1 बाय 1 करके हम लोग कंप्लीट करेंगे. आज मेनली जो हम लोग देखने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन, और इसमें मेनली 4 टाइप्स देखेंगे, 4 स्ट्रक्चर्स देखेंगे. छोटा छोटा ही ले चलेंगे एक क्लास में, जिससे सारी चीजें क्लियर हो सकें और शाम को तुम अच्छी से समरी भी दे सको. तो पहला है द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द सेक्रेटेरिएट, और द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. ये चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे. पूरी तरीके से भाई साहब कंसंट्रेट बना के रखना, नहीं तो वही होगा कि हम इधर कोर्स कंप्लीट करते रहेंगे और तुम उधर भूलते जाओगे सब. ठीक है, तो कंसंट्रेट रहो. बिल्कुल कंसंट्रेशन अगर बिगड़ता है तो जा करके पानी वगैरह पी करके वापस से क्लास पे जुड़ो. ठीक है, देखते हैं लाइन बाय लाइन हम देखेंगे. अभी तुम्हें सिर्फ समझना है, लास्ट में वीडियो के लास्ट में हम ये तुम्हें बता देंगे लिखना क्या क्या है, अंडरलाइन करा देंगे, उसी को लिख लेना. अभी सिर्फ और सिर्फ समझो. द यूनाइटेड नेशन follows the aims that it laid at the time of its foundation in 1945. यूनाइटेड नेशन वही काम करता है जो 1945 में जब वो बना हुआ था, जब वो स्टैब्लिश हुआ था, तो उसने जो काम करने का अपना लक्ष्य रखा था कि हम ये काम करेंगे देशों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, तो वही काम कर रहा है. इट्स मेन एम इज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस. सबसे महत्वपूर्ण काम जो यूनाइटेड नेशन का है वो यही है जिसलिए वो बना था. वो किस लिए बना था? कि वर्ल्ड वॉर और आगे ना हो. तो वर्ल्ड पीस के लिए, दुनिया की शांति के लिए उसका मेन एम है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि दुनिया में शांति रहे, कोई भी वर्ल्ड वॉर ना होने पाए. इन एडिशन द यूएन सर्व्स इट्स मेंबर कंट्रीज इन सेवरल अदर वेज. और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें यूनाइटेड नेशन अपनी मेंबर कंट्रीज कितनी थी? तो 193 कंट्रीज हमारी यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज हैं, उसका मेंबरशिप ली हुई है. तो 193 कंट्रीज की जो यूएन है वो कई वेज में मदद करता है, हेल्प करता है.
किस किस मदद में? इट अलाउज कंट्रीज टू कोऑपरेट टू सॉल्व वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। It allows countries to cooperate to solve world problems such as poverty, disease, illiteracy and protection of the environment. ये देश की और जो जितने 193 देश हैं उनमें क्या करता है? पॉवर्टी, गरीबी को कम करने का प्रयास करता है। पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है, ठीक है? तो गरीबी कम करने का प्रयास करता है, प्लस अगर किसी कंट्री में डिजीज ज्यादा है तो उसको दवाई उपलब्ध कराता है, वैक्सीन देता है। इलिटरेसी, अगर पढ़ाई लिखाई वहां पे नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको ऐसा एनवायरनमेंट देती है कि लोग पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। और प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी यूएन काफी काम करता है, क्योंकि पॉल्यूशन इस समय इतना हो रहा है। तो यूएन का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेफ रहे, क्योंकि एनवायरनमेंट सेफ नहीं रहेगा तो आदमी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे सबके सब, ठीक है? वर्ल्ड वॉर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे पॉल्यूशन के मारे, ठीक है? तो हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। इट प्रोवाइड्स हेल्प टू डेवलपिंग कंट्रीज सो दैट दे कैन मेक प्रोग्रेस एंड इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर पीपल। ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज मतलब जो विकास कर रहे हैं इस समय, ठीक है? डेवलप नहीं हो गए, जैसे अमेरिका है, ठीक है? ये अमेरिका क्या है? डेवलप्ड कंट्री है, तो लेकिन अपनी इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, अभी ये विकास कर नहीं पाई है, विकास कर रही है धीरे धीरे। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ये प्रोग्रेस करने में, उनका डेवलपमेंट करने में, वहां के पीपल का स्टैंडर्ड्स और अच्छा करने के लिए यूएन काम करता है। मतलब जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं इसकी 193, उनको बराबर ये हेल्प करता है किसी भी चीज में। जिस भी चीज की कंट्रीज को हेल्प होती है, यूनाइटेड नेशन कहता है भाई सब परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ यूएन। स्ट्रक्चर ऑफ यूएन में 6 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। यूएन हैज 6 डिफरेंट ऑर्गन्स और बॉडीज दैट हैव डिफरेंट फंक्शंस। आज हमको शुरू के यूएन 1 2 3 इसमें तो ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ यूएन में यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिया है, एक और होगा 6 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द जनरल असेंबली। आज हमको 4 डिस्कस करने हैं। सबसे पहला है द जनरल असेंबली, ठीक है। जनरल असेंबली कुछ इस तरीके की दिखाई देती है यूएन की। यहाँ पर हमने एक पिक लगाई है, इसको अच्छे से देख लो। यहाँ पर लोग बैठते हैं, जितनी कुर्सियां लगी हुई हैं यहीं पर लोग बैठते हैं। देखते हैं जनरल असेंबली का क्या काम है, किस तरीके से ये यूएन का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलते हैं लाइन बाय लाइन। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर नेशंस ऑफ द यूनियन। इट कंसिस्ट, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर नेशंस ऑफ द यूनियन। इस जनरल असेंबली में जितने भी मेंबर नेशन हैं, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, सब के सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये वहां पर रहते हैं। इट इज द डिस्कशन बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट इज द डिस्कशन बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मतलब यहाँ पर जो जनरल असेंबली है, यहाँ पर सभी मेंबर कंट्रीज बैठ करके डिस्कशन करती हैं, बातचीत करती हैं किसी मामले पर। ईच स्टेट में सेंड 5 रिप्रेजेंटेटिव्स बट इट हैज 1 वोट इन ऑल। बहुत अच्छे से कहानी समझो। लिखा है ईच स्टेट, यहाँ पर स्टेट का मतलब ये मत सोचना उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना ये सब है। यहाँ पर स्टेट का मतलब है एक कंट्री का। स्टेट, कंट्री की जगह यहाँ पर स्टेट यूज हुआ है। तो कह रहे हैं ईच स्टेट में सेंड 5 रिप्रेजेंटेटिव। हर एक कंट्री, हर एक देश अपनी तरफ से 5 रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं। जैसे इंडिया से 5 चले गए, पाकिस्तान से 5 चले गए, ऑस्ट्रेलिया से 5 चले आए। ये सब क्या है, उनके मेंबर कंट्रीज हैं। तो ऐसे ही 5-5 मेंबर आकर के यहाँ पर बैठ जाते हैं भाई साहब, ठीक है। यहाँ पर ये लोग बैठते हैं पांचों। लेकिन इट हैज 1 वोट इन ऑल। लेकिन ये पांचों का वोट एक ही होता है। ऐसा नहीं कि 5 वोट देने का अधिकार मिलेगा भारत को, वहां पर सिर्फ भारत को 1 वोट देने का, ठीक है। ऐसे 5 मेंबर्स हैं तो ऐसा लग रहा है कि 5 लोग वोट जाकर के देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। ये 5 लोग, इंडिया के 5 लोग आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे और खुद से उसमें सोचेंगे कि आखिर हमें किसे वोट देना है, ठीक है। सिर्फ 1 वोट मिलेगा। Here, member nation discuss the problems of the world and settle the disputes peacefully.
यहाँ पर जितनी भी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं जिनके वजह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में मतभेद है, वो लोग वहां पर आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे और समस्या का समाधान निकालेंगे। A two-third of majority is needed to pass resolution on important question। टू-थर्ड मेजोरिटी, ध्यान रखना टू-थर्ड मेजोरिटी का क्या मतलब होता है ये समझ जाओ। टू-थर्ड मेजोरिटी इज नीडेड टू पास रिजोल्यूशन ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे अब कोई बातचीत हो रही है, लास्ट में जब रिजल्ट की बात आएगी तो भाई साहब इतने सारे मेंबर्स हैं वहां पे, सबका अलग अलग मानना हो सकता है, तो वहां पर क्या देखी जाती है, मेजोरिटी देखी जाती है। मेजोरिटी जैसे मान लेते हैं कि टोटल 3 पर्सन है, टोटल कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, तो 3 में से 2 मेंबर्स जिसको सही कहेंगे वही सही होगा, यही होता है टू-थर्ड मेजोरिटी। ठीक है, टू-थर्ड मेजोरिटी क्लियर हो गया कि हमारा अगर 3 पर्सन है, सिंपल ले लिया जाए, सिंपल वे में लिया जाए तो 3 पर्सन है, 3 पर्सन में से 2 पर्सन जो हैं वो कह रहे हैं, किसी मामले को कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन ये है, तो उनकी बात मान ली जाएगी। जो एक कहेगा उसकी बात नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो माइनॉरिटी में आएगा। ठीक है, तो मेजोरिटी टू-थर्ड मेजोरिटी का ये केस होता है। द असेंबली मीट्स रेगुलरली वंस अ ईयर एंड होल्ड्स स्पेशल और इमरजेंसी मीटिंग्स व्हेन एवर नेसेसरी। ये जो असेंबली है ये साल में एक बार तो जरूर से जरूर होगी, साल में एक बार पूरी की पूरी कंट्रीज के सभी मेंबर्स आकर के यहाँ पर, पूरी कंट्रीज के हर कंट्रीज के 5 मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा आकर के वहां बैठेंगे और अपनी समस्याओं को एक दूसरे से कहेंगे, डिस्कशन होगा और सोल्यूशन निकलेगा। ये साल में एक बार तो जरूरी ही होगा, लेकिन अगर कोई स्पेशल या फिर इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, ये मिलना बहुत जरूरी है, तो साल में 2-3 मीटिंग हो सकती है। ऐसा नहीं कि लिख दिया गया साल में 1 मीटिंग तो सिर्फ 1 मीटिंग, ऐसा नहीं है। कोई दुख दर्द है किसी का, कोई परेशान है, तो वो आपस में आकर के फिर से समस्या का वहां पे डिस्कशन होगा, उसके बाद सोल्यूशन निकलेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली इज चूजन वंस अ ईयर। यहाँ के प्रेसिडेंट भी होते हैं जो यहाँ पर बैठेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट यहाँ कर बैठेंगे, वही क्या करते हैं, लास्ट में निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो वंस अ ईयर चुने जाते हैं, 1 साल उनका कार्यकाल होता है, 1 साल में वापस फिर दूसरे प्रेसिडेंट जनरल असेंबली के हो जाते हैं। ठीक बात, तो जनरल असेंबली का काम यही है कि जनरल असेंबली में सभी कंट्रीज के 5-5 मेंबर्स जाते हैं, कुल मिलाकर के 5 मेंबर्स हैं, लेकिन वोट एक ही होता है। यहाँ पर हर साल में एक बार मीटिंग तो जरूर ही होती है, सभी आपस में आकर के बातचीत करते हैं और समस्या का समाधान निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो एक से ज्यादा भी मीटिंग हो सकती है। जनरल असेंबली वर्क कैसे करती है तो देख लेते हैं। इट इलेक्ट्स द सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन ये लोग करते हैं, जितने भी जनरल असेंबली के मेंबर होंगे सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन करेंगे, उनको इलेक्ट करेंगे। द असेंबली रिसीव्स एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन रिपोर्ट्स फ्रॉम द इकोनॉमिक एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, ये जो असेंबली है ये जो इकोनॉमिक और ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है इसकी रिपोर्ट्स को रिसीव करती है। ठीक है, देखो इकोनॉमिक एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल मतलब ये एक ऐसी समिति है जो हमारी यूनाइटेड नेशन में इकोनॉमिक डायरेक्शन में काम करती है। ठीक है, पैसा रुपया वाला जो केस होगा वो ये देखेगी। इकोनॉमिक एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल ये भी एक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन है। अभी लोग पढ़ेंगे, ये जहां तक है लास्ट स्ट्रक्चर रहेगा हमारी यूएन का। ठीक है, तो असेंबली क्या करती है, ये असेंबली जनरल असेंबली रिसीव करेगी और रिकमेंडेशन करेगी, उस रिपोर्ट का रिकमेंडेशन करेगी, उस रिपोर्ट को देखेगी और उसके बारे में यहां पर चर्चा करेगी। लास्ट है, द जनरल असेंबली इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में कई सारी बॉडीज होती हैं, ध्यान रखना। यूनाइटेड नेशन जो है हमारा यूएन जिसे हम कहते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर या फिर और कंट्रीज को डेवलप बनाने के लिए एक संगठन बना था 1945 में। तो इसका काम क्या है, जनरल असेंबली इस यूनाइटेड नेशन के जो अलग अलग पोस्ट पर अधिकारी रहते हैं, जो ऑफिसर्स रहते हैं, उनको इलेक्ट करने का काम ये जनरल असेंबली ही करती है, जनरल असेंबली के मेंबर ही करेंगे। ठीक है, तो जनरल असेंबली इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाता है यूएन का।
ठीक है, इस जनरल असेंबली के मेंबर ही पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स को, जो हमारे बॉडीज हैं, जो यूनाइटेड नेशन की बॉडीज हैं, अलग अलग उसके स्ट्रक्चर हैं, उस पर जो बैठे हुए ऑफिसर्स हैं उनको इलेक्ट करने का काम ये जनरल असेंबली करती है। अगला है द सिक्योरिटी काउंसिल। द सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूएन। जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है हमारी यूनाइटेड नेशन की। इट इज रिस्पॉन्सिबल, यहां पर देखो सिक्योरिटी काउंसिल का एक फिगर लगा हुआ है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड फॉर रिस्टोरिंग पीस इफ अ वॉर ब्रेक्स आउट। ये रिस्पॉन्सिबल है, सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या रहेगा कि इंटरनेशनल पीस को बनाए रखना, पूरे विश्व में शांति बनाए रखना, और यदि कहीं पर वॉर ब्रेक हो जाता है, कहीं पर वॉर होना शुरू हो जाता है, तो वहां पर वापस से शांति को लेकर के आना। द काउंसिल मीट्स व्हेनेवर देयर इज थ्रेट टू पीस। ये काउंसिल हमेशा एक दूसरे से मिलेगी, सारे मेंबर्स को बुलाएगी और बातचीत करेगी जब भी किसी भी कंट्रीज में वॉर होने का अंदेशा रहता है कि वॉर हो सकती है। इट मे ऑल्सो मीट इफ अ नेशन हैज अ कंप्लेंट अबाउट द एक्शंस ऑफ सम अदर नेशन। ठीक है, पहला काम ये तब मिलेगी जब कहीं पर ऐसा लगे कि कहीं पर वॉर होने वाला है, कहीं दो कंट्रीज के बीच में वॉर होने वाला है, या फिर कोई एक कंट्री एक कंप्लेन करती है कि हमारा दूसरा कंट्री हम पर हमला करने वाला है, वॉर होने वाली है, तब पर भी ये सिक्योरिटी काउंसिल आकर के मिलेगी और समस्या का समाधान निकाले किस तरीके से वॉर को रोका जा सकता है। ऑल यूनियन मेंबर्स हैव टू एक्सेप्ट इट्स डिसीजंस। जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं उन्हें इनके डिसीजन को मानना ही पड़ता है। समटाइम्स इट मे सेंड अ पीस कीपिंग फोर्स टू प्रिवेंट वॉर if it considers that a country has done a wrong act by attacking another country, it can ask its member countries to stop all trade with it। ये क्या करती है, पीस कीपिंग फोर्स भेजती है। यूनाइटेड नेशन अपनी तरफ से कुछ मेंबर्स को भेजेगी दोनों देशों में, और वहां पर शांति समझौता की बात करे कि आप लोग शांत रहिए, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, समझौता कर लीजिए, आपका भी भला है और सामने वाले का भी भला है। ठीक है, लेकिन अगर इसको पता चलता है कि हमारे मेंबर कंट्रीज में से किसी ने दूसरे देश पर क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया है, अटैक कर दिया है, तब ये क्या करेगी, ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कई सारे मेंबर्स हैं, यहाँ पर कई सारे मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, और मान लो इस वाले ने जानबूझकर इस पर अटैक किया है, इसकी कोई गलती नहीं थी, तब पर भी इसको मारने के लिए इन्होंने कई सारी मिसाइल इस पर गिरा दी। तो यूनाइटेड नेशन क्या करेगा, यूनाइटेड नेशन कहेगा कि ये जो भाई साहब हैं, ये जो बहुत गंदे भाई साहब हैं जिन्होंने इन पर अटैक किया है, ऐसा करो तुम जितने लोग हो ये सब क्या करोगे, अब इनसे कोई भी ट्रेड नहीं करोगे, ना इनको कोई माल दोगे, ना कोई सामान इनको दोगे, और ना कोई इनसे सामान खरीदोगे, इनको बायकॉट कर दो। तो जब इनको बायकॉट कर दिया जाएगा, जब इनका सामान कहीं बिकेगा नहीं, तो इनके यहाँ रुपया पैसा नहीं आएगा। ये इकोनॉमिक वे में इकोनॉमिक सिचुएशन इनकी बहुत ही खराब हो जाएगी। ठीक है, जैसे पाकिस्तान की हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, तो कोई उससे कोई चीज खरीदता नहीं है। कुछ ही ऐसी कंट्रीज जो उससे खरीदती हैं, लेकिन बाकी सब जितनी कंट्रीज सब उसको बायकॉट कर दी हैं, तो वहां पर गरीबी देखो बढ़ती जा रही है। ठीक है, गरीबी यहाँ पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, क्यों, क्योंकि टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली। ठीक है, तो इस वजह से उसको यूनाइटेड नेशन क्या कहा कि इसको बायकॉट करो, इसको ज्यादा से ज्यादा इससे सामान खरीदना बंद करो। ठीक है, तो इस तरीके से उस कंट्रीज की तबाही हो जाती है। यूनाइटेड नेशन सभी मेंबर से कह देता है कि इसके यहां से दाना पानी बंद करो। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज 15 मेंबर्स। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं। 5 ऑफ देम हैव परमानेंट सीट्स। 15 मेंबर्स टोटल होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर्स की परमानेंट सीट होती है। ठीक है, वो हमेशा यूनाइटेड नेशन इस सिक्योरिटी काउंसिल में बने होते हैं। वो परमानेंट सीट किस किस कंट्री की है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। ठीक है, यूएसए इसकी एक सीट वहां पे परमानेंट है। यूनाइटेड किंगडम जिसे हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, उसकी एक सीट पक्की है। फ्रांस, रशिया और चाइना। भाई साहब, यहां पर चाइना की जगह पे इंडिया हो सकता था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने इंडिया को ऑफर किया था परमानेंट सीट,
लेकिन उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और उस समय इंडिया और चाइना में बहुत बनती थी, बहुत पटती थी दिलों में, ठीक है। भाई भाई, भारत चीनी, हिंदी चीनी, भाई भाई का नारा लगता था। मतलब चाइना एकदम हमारा जैसे बड़ा भाई था, हम उसको बहुत मानते थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सीट ऑफर कर दी इसको, चाइना को, कि भाई साहब ऐसा करिए, आप हमारे बड़े भाई साहब हैं, आप हमारी सीट ले लीजिए। नहीं तो आज यहां पर इंडिया होता, और चाइना अब इसी बात का फायदा उठाता है। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इंडिया को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से, ठीक है। तो यहाँ 15 मेंबर्स हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें से 5 की परमानेंट सीट है। अब बचे 10, उसका 10 की बात करेंगे। दिस परमानेंट मेंबर्स हैव अ वीटो पावर। ध्यान रखना, ये वीटो पावर जो है बहुत ही खतरनाक पावर है। ये वीटो पावर क्या करती है, विद विच दे कैन ओवर रूल एनी मेजोरिटी डिसीजन। कोई भी मेजोरिटी डिसीजन लिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है और उसको मेजोरिटी ने पास भी कर दिया है, 2/3 मेजोरिटी ने, लेकिन जो ये वीटो पावर है इन कंट्रीज के पास, वो इस डिसीजन को पूरी तरीके से ओवर रूल कर सकते हैं, बता सकते हैं ये डिसीजन गलत है, ये डिसीजन इस तरीके से होना चाहिए। तो ये बात होती है वीटो पावर की, ठीक है। इसीलिए अब इंडिया पछताता है कि इंडिया ने उस समय क्यों अपनी सीट चाइना को दे दी, ठीक है। उससे बहुत भारी नुकसान होता है, ठीक है। अगर कुछ डेवलपमेंट की बात होती है इंडिया की, डेवलपमेंट की बात होती है इंडिया की, तो चाइना उस पर तुरंत ये वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। इंडिया कहता है पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा है, तो चाइना उस पर वीटो पावर लगा देती, कहती कैसे हमला कर देगा, पाकिस्तान तो इतना कमजोर देश है, इतनी गरीब देश है, वो कैसे हमला करेगा। तो ऐसे करके वीटो पावर का वो गलत इस्तेमाल करती हमारे खिलाफ, और हमने ही उसको ऑफर में दे दी, गिफ्ट में दे दी थी। द अदर 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 2 years। और जो 10 मेंबर हैं इन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो हर 2 साल में इलेक्शन उनका होता है, वो इलेक्ट होकर के यहाँ पर आते हैं। तो ये बात हुई हमारे सिक्योरिटी काउंसिल की। अब इसके बाद आती है बात द सेक्रेटेरिएट की। सेक्रेटेरिएट क्या है? दिस ऑर्गन इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द यूएन। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है भाई साहब जो काम करते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं। जैसे गवर्नमेंट के जो हमारी ये होती है, एक होता है अभी लेजिस्लेचर वगैरह ना समझो तुम, एग्जीक्यूटिव मतलब ये समझो जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, मतलब जो देश में या राज्य में काम करते हैं, ठीक है, उन्हें वो क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। तो दिस ऑर्गन इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द यूएन, ठीक है। जो सेक्रेटरी हैं ये सब इस यूएन में काम करने वाले लोग हैं। इट कैरीज आउट डे टू डे एक्टिविटीज, इट टेक्स केयर ऑफ द यूएन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। ये यूएन के सभी प्रोग्राम, सभी पॉलिसीज पे नजर बनाए रखते हैं कि जिस वजह के लिए ये यूएन बनाया गया था, वो एम जो है वो फुलफिल हो रहा है या फिर नहीं। दिस ऑर्गन इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। ये ऑर्गन जो है इसके हेड होते हैं सेक्रेटरी जनरल। भाई टोटल का नाम सेक्रेटरी है, अगर टोटल ये सब सेक्रेटरी हैं तो इनका जो हेड होगा वो सेक्रेटरी जनरल ही तो होगा। He is nominated by the Security Council and appointed by the General Assembly for the term of 5 years। ठीक है, ये नॉमिनेटेड होते हैं जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये सिक्योरिटी काउंसिल से। जो पिछला वाला हम लोग टॉपिक पढ़े, यहीं से जो 15 मेंबर्स हैं यही लोग क्या करते हैं, यहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उसको नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। एंड अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली फॉर द टर्म ऑफ 5 years। 5 साल के लिए सेक्रेटरी जनरल रहते हैं, 5 साल बाद फिर इनका नॉमिनेशन होता है हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, ठीक है। तो ये सेक्रेटेरिएट है, ये यूनाइटेड नेशन में काम करते हैं ये सब। आज का लास्ट हमारा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इकोसोक कहेंगे, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक इतना हो गया, सोशल SO हो गया, C फॉर काउंसिल। देयर आर 54 मेंबर नेशंस ऑफ इकोसोक। ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 54 मेंबर्स हैं दैट आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 3-year टर्म। पहला टॉपिक जो जनरल असेंबली का पढ़े थे, वही लोग इन 54 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे ये आकर के काम करते हैं 3 साल के लिए।
द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वर्क्स फॉर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है ये वर्क करती है देशों के लिए, जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमिक के लिए, इकोनॉमी अच्छी हो उनकी, सोशल बेस में इनकी हेल्प करेगा, कल्चरल सांस्कृतिक रूप में, और जितने भी ह्यूमन की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ह्यूमन की प्रॉब्लम्स है, पोल्यूशन हो गया, पॉवर्टी हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गया, रोजगार, इन सब के लिए ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसोक काम करती है। इट वर्क्स थ्रू वेरियस कमेटीज एंड कमीशन। ये वर्क करेगी बहुत सारी कमेटीज और कमीशंस के लिए, ठीक है। मतलब बहुत सारी कमेटीज होती हैं, जैसे आपनी हो गई एक पॉवर्टी को इरेडिकेट, पॉवर्टी को हटाने के लिए कमेटी, लिटरेट करने के लिए कमेटी हो सकती है। तो ये बहुत सारी कमेटी और कमीशन की हेल्प करती है। It help the poor and sick people. It help people who are affected due to natural calamities by sending food, clothes, medicine and other essential things. ये क्या काम करेगी? ये जो गरीब हैं, पुअर हैं और जो बीमार पर्सन हैं, उनको हेल्प करती है कि जो पुअर हैं भाई साहब, उनको कुछ नौकरी वगैरह दिया जा सके, एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, जिससे वो कुछ काम धंधा कर सकें, और जो बीमार व्यक्ति हैं उनको मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी ये, जिससे वो जल्दी से जल्दी हेल्दी हो सके। 2 रेगुलर सेशंस ऑफ इकोसोक आर हेल्ड ईच ईयर। एक साल में 2 सेशन यहाँ पर जरूरी ही होते हैं। पूरे के पूरे 54 मेंबर्स आकर के मिलेंगे और बातों को डिस्कस करेंगे कि किस कंट्री में क्या दिक्कत बन रही है हमारे मेंबर कंट्रीज में। वन इज हेल्ड एट द यूनाइटेड हेडक्वार्टर्स एट न्यूयॉर्क। एक हमारा न्यूयॉर्क में होता है, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, और दूसरा होता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जो 2 मीटिंग इसकी होती है, वो एक यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में होगी जो कि न्यूयॉर्क में है, और दूसरी होगी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। थोड़ा सा ये लंबे थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द सेक्रेटरीट, द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन यदि इनको ध्यान से पढ़ोगे तो इनकी कहानी बहुत ही सिंपल है। सिक्योरिटी काउंसिल नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लोगों को, जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनको सिक्योर करने का काम करेगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। जनरल असेंबली। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने शुरू के 4 टॉपिक्स देख लिए हैं। तो अब तुम्हें क्या क्या करना है ये बता देते हैं। तो सबसे पहले तो चैप्टर पे यहाँ पे आ जाओ, चैप्टर 15 द वे द यूनाइटेड नेशन वर्क्स, ये हेडिंग डाल देना। उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन, ये व्हाट वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर, ये हेडिंग डाल करके पूरा का पूरा लिख देना, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ नहीं लिखना है। जनरल असेंबली, ठीक है, द जनरल असेंबली, ये हेडिंग डालोगे और पहला पॉइंट लिख देना, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर नेशंस ऑफ द यूएन। एक पॉइंट ये लिख देना। फिर लिखना, ईच स्टेट में सेंड 5 रिप्रेजेंटेटिव्स बट इट हैज 1 वोट इन ऑल, इतना लिख देना। उसके बाद a 2/3 of majority is needed to pass resolution on important questions. The president of general assembly is chosen once a year, इतना लिख देना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे, द सिक्योरिटी काउंसिल, हेडिंग डालना। फर्स्ट लाइन, द सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूएन। इसके बाद it is responsible for maintaining international peace and for restoring peace if a war breaks out. और उसके बाद all union members have to accept its decisions, ठीक है। इसके बाद the security council has 15 members, 5 of them have permanent seats, और जिसकी परमानेंट सीट्स है जिसको याद भी कर लेना, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, यूके, जिसको फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ठीक। The other 10 members are elected for 2 years, इतना लिख देना। The secretariat, ये हेडिंग डालना। और उसके बाद this organ is the executive branch of the UN, ठीक है, इतना लिख देना। उसके बाद this organ is headed by the secretary general,
ही इज नॉमिनेटेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। इतना लिख देना। फिर लास्ट है इकोसोक, ये हेडिंग डालना। उसके बाद ये लिखना देयर आर 54 मेंबर नेशंस ऑफ इकोसोक। और उसके बाद द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वर्क्स फॉर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। और उसके बाद 2 regular sessions of ECOSOC are held each year. One is held at the United Headquarters of New York and the others in Geneva, Switzerland। ठीक है, इतना ही लिख देना। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, तो इतना तुम्हारा काम रहेगा। जितना हमने अंडरलाइन कर दिया है उसको ही अच्छे से लिख लो। और बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी अगर है इस चैप्टर में तो शाम को जरूर हमें बता दो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।